हेलो विद्यार्थी। चलिए, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग ये एरिथ्रिया का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ये इतिहास से सभी संबंधित है। चलिए देर न करते क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। ये सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। ये भी सही है, अर्थात इसका दोनों सही है आंसर। दूसरा, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में स्वतंत्रता सम्मिलित है, ये समानता सम्मिलित है, ये सामंती व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र सम्मिलित है। क्या है? 1, 2 और 3 सम्मिलित है। 1, 2 और 4 सॉरी 1, 2 और 4 सम्मिलित है। तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। ये जेम्स रेनेले को सौंपा था। किसे? जेम्स रेनेले को। 1929 की धार्मिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये धार्मिक महामंदी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। दोनों सही है। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल, 1946 में जो दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। यह मुख्य कारण था ए और बी दोनों, कम वेतन और खराब भोजन। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। ये कैप्टन हडसन ने। किसने? कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। चलते आगे। 7, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वह सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें उच्च कीमती पर बेचती थी। दोनों सही है इसका। 8 नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। टकराव का मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग। क्या था? फरमान का दुरुपयोग था। 9 नंबर, सिराजुद्दौला के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये नहीं, ये सही नहीं है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। ये सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1797 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी सही है, अर्थात इसका 2 और 3 सही है। 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बना था। मुर्शिद कुली खान नहीं, क्या होगा? ये हो जाएगा अली बर्दी खान। कौन? अली बर्दी खान। चलते हैं 10, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण था। इसका धोखेबाजी, इसका सेनापति धोखा दे दिया था, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी था। ये सिराजुद्दौला का हार। ये कौन सा? 1757 के प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध में धोखा दे दिया था। चलते 11, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। ये गलत है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। सही है इसका, अर्थात इसका सिर्फ आंसर 2 होगा। 12, वर्ष 1764 का बक्सर लड़ाई। कब? बक्सर लड़ाई 1764 का समय बंगाल का नवाब कौन था।
1764 में बंगाल का नवाब था मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था, याद रख लीजिएगा। 1764 में कौन था? मीर जाफर था। 1764 ईस्वी में मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया। उस समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। 1764 में बंगाल की जो बक्सर की लड़ाई हुआ था उसमें किसको हराया गया था? मीर जाफर को हराया गया था। किसको? मीर जाफर को। बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था, उसमें मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हराया गया था। सॉरी, मीर कासिम को हराया गया था, मीर जाफर तो ये था, उसके बाद बनाएगा उसको, मीर कासिम को हराया गया था। कासिम हो जाएगा, मीर कासिम को हराया गया था। 1765 में अपनी मृत्यु तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। उसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। तो मीर जाफर कब तक रहा? 1765 ईस्वी तक बना रहा। 13, बक्सर के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी? नहीं। बक्सर के युद्ध पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए थे। ये दोनों नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिमाबाद के नवाब एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। यह प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी, परंतु फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। फौजदारी किसका? नवाब का था। चलते इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ना ही एक ना ही दो। सहायक संधि के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सही है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। अर्थात ये तीनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलते हैं 15। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। किसमें? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण उसकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई थी। इसकी कब मृत्यु हो गई थी? 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली का। इसके पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया था। 16, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया? ये उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। चलते आ गए। यह 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, ये कब हो जाए? 1785। ये हो जाएगा 2 और 3। 17, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते टीपू मारा गया था। ओडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। चलते आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलते हैं 19 की ओर। रानी चेन्नम्मा के संबंध में कौन सा कथन सही है? रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। ये नहीं होगा। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलते आगे 20।
कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? कंपनी ने सिंध पर 1843 में कब्जा किया था। कब? 1843 में। इस वक्त कौन था? लॉर्ड एलन बरो था। कौन था? लॉर्ड एलन बरो था ये। लॉर्ड एलन बरो के द्वारा 1843 में सिंध पर अधिकार कर लिया गया था। 21 सहायक संधि के संबंध में मिलान करना है। रियासतें और वर्ष। सतारा को कब मिलाया गया था? यह सतारा को 1848 में मिलाया गया था। संबलपुर को कब मिलाया गया? ये संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BADC। BADC। 22 अवध के अधिकरण के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें? ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अंग्रेजों ने अवध की जनता को शासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिकरण किया था। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। अर्थात इसका 1 और 2 सही है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था निम्नलिखित विशेषताएं थी। न्याय व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी? ये 23 का, ये 1 और 3। हर जिले में 2 अदालत बनाए गए, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। 24 वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में अभियोग लगाया था? वारेन हेस्टिंग्स पर जो अभियोग इंग्लैंड में लगा वो किसने लगाया था? ये एडमंड बर्क ने लगाया था। किसने? एडमंड बर्क ने लगाया था। चलते आगे। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड वेलेस्ली था उस समय। 26 अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इसका औसत कथन का चयन करें, यानी ये अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। सही है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी सही है। किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। अर्थात ये तीनों सही है। तो इसका औसत कथन चुनना, तो मतलब इसका कोई भी औसत नहीं है। 27 महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल। महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ये कब लागू किया था? 1822 ईस्वी में। चलते आगे। 28 महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये केवल 2 सही है इसका। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। चलते हैं 29 रेतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, रेत व्यवस्था को। और भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया था। इस अर्थात इसका दोनों सही है। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? बंगाल में नील विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? बैगा नहीं था और सभी पशुपालक था। 32 औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। यह सब का चयन करना है। ये केवल 2 सही है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर आने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। केवल ये 2 सही है। 33
आदिवासी विद्रोह और वर्ष मिलान करना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? ये 1831 में हुआ था। वर्ली विद्रोह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। याद रख लीजिए। संथाल विद्रोह 1855 में, यानी ABDC। संथाल विद्रोह 1855, ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, वर्ली विद्रोह 1940 और बस्तर विद्रोह 1910। यह 1831 से 32 में कोल विद्रोह आदिवासियों ने कोल विद्रोह किया था और 1855 संथालों ने बगावत कर दिया। और मध्य भारत बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। चलते आगे। 34, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, अर्थात इसका दोनों सही है। 35, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ये किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया बहादुर शाह आखिरी बादशाह होंगे? ये क्या? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। यह 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये 1856 में फैसला किया था। 36, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? ये 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पूर्वोक्त संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। मतलब इसका दोनों सही है। 37, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। याद रख लीजिए, कभी कभी पूछता है। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये कहाँ? बैरकपुर के छावनी में, बैरकपुर के छावनी से थे, बैरकपुर छावनी से। चलते हैं। ये हो गया। ये 8 अप्रैल 1857 अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 38, 1857 विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित मिलान करना है। बागी और वर्ष। नाना साहेब कहाँ से था? ये नाना साहेब कानपुर से थे। नाना साहेब कानपुर से। लक्ष्मीबाई तो झांसी से थी। बिरजिस कद्र, ये बिरजिस कद्र हो जाएगा लखनऊ से। और रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ से। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर BACD। 39, विद्रोहियों के संबंध में कथन पर सत्य चयन करना है। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के लिए एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, ये सही नहीं। उनकी पत्नी के सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों में कब्जे में आई थी। कब्जे में आया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था। कब? 1858 में भेजा गया था। और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। ये तो उनकी पत्नी के साथ भेजा गया। उनकी पत्नी कौन, क्या नाम था? जीनत महल। ये भी कभी कभी पूछ देता है। उनकी मृत्यु हुई थी 1862 में हुई थी फ्रेंड्स। उनकी पत्नी कौन थी? जीनत महल थी। कभी कभी आजकल पत्नी का भी नाम पूछ देता है।
1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हो गई थी। ये सही है। तात्या टोपे मध्य प्रदेश भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। ये भी सही है, अर्थात 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 40 की ओर। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किया। 1, 2 और 3 तीनों इसका सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया एवं एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत को, मतलब फूट डालो राज, यानी फूट डालो व्यापगत सिद्धांत मतलब हड़प नीति के और राष्ट्र स्थानीय शासकों दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा। 41 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये विलियम जोन्स ने किए थे। किसने? विलियम जोन्स ने। ये 1783 में विलियम जोन्स कोलकाता आए थे। तो वो कानून के माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया हुआ एक प्राच्यवादी विद्वान थे। जोन्स ने विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाई रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। चलते हैं, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ये कब हुआ था? 1791 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1791 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना। 43 मैकाले के मीन्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? ये 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले 1835 में। चलते हैं 44 की ओर। 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों से वुड की नीति पत्र में। याद रखिए वुड डिस्पैच 1854। वुड की नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान पर तर्क दिया गया है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, अर्थात इसका तीनों सही हो जाएगा आंसर। 45 महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ये शिक्षा नहीं है, अर्थात इसका तीनों सही है। 46 टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, अर्थात ये तीनों सही हो जाएगा। 47 सती शब्द का क्या अर्थ होता है? यह सती शब्द का सदाचारी महिला। सती शब्द का मतलब सदाचारी महिला होता है। 48 राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ये राजा राम मोहन राय विधवा महिला के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की? जी नहीं, विधवा विवाह का तो पुनरुत्थान किया था। तो ये 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। चलते आगे। 1929 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब? 1929 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 49
प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? यह राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासन। 50 हो गया, चलते हैं 51। 50 क्वेश्चन और कर लेते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों को उनके क्षेत्र का मिलान करना है। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे थे? कोलकाता से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। ज्योतिबा फूले ये महाराष्ट्र में, और आर्य समाज खोले थे पंजाब में, और भोपाल की बेगम अलीगढ़ में। इसका हो जाएगा BACD। बावन। कथनों पर विचार करना है। ताराबाई सीधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ये सही है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों के हिंदू महिला की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये नहीं सही है, सिर्फ केवल एक सही है। 53। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में। इसी वक्त सती प्रथा पर भी रोक लगाया गया था, और बाल विवाह निषेध अधिनियम भी पारित किया गया था 1929 में। ये कब कितना? 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के का शादी नहीं, और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की। ये बॉय गर्ल्स। चलते हैं 53 हो गया। 54। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? ये 1840 में किया गया था। कब किया गया था? 1840 में। 55। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में किया। नहीं, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने मध्य भारत में किया। कहाँ किया? पश्चिम नहीं, मध्य भारत में किया। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। अर्थात केवल 2 सही है। चलते हैं 56। ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु देवम, मनुष्यान, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? यह श्री नारायण का कथन है, श्री नारायण गुरु का। 56, 57। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष की थी? यह 1853 में किया था। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किया, ये याद रख लीजिएगा। गुलामगिरी को किसने लिखा है? ज्योतिबा फूले ने। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? ये प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था। कब? 1867 ईस्वी में हुआ था। यह मुंबई में 1867 मुंबई में स्थित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधुओं को खत्म करने और विवाह कानून बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। चलते आगे। 59। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? यह 1878 में। भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और 1857 में विद्रोह से घबराए हुए अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर कड़ी निगरानी रखना प्रारंभ कर दिया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60। इलबर्ट बिल लागू करने का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इलबर्ट बिल 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू किया। सही है। बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। ये नहीं सही है, सिर्फ केवल एक सही है। 1833 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चल सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना में से भारत में अंग्रेजों के असली रवैया का पता चलता है।
61 अंग्रेजों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। 1800 संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके हैं। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एवं हुइम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका तीनों सही हो जाएगा। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग सर्वप्रथम गर्मपंथियों ने किया था। किसने? गर्मपंथियों ने। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? ये दिया प्रशासनिक सुविधा के लिए। क्या तर्क दिया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में कर्जन ने। 64 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? यह समाजवाद का विचार। समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण था? 1, 2 और 3 प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हुई। 1917 की रूसी क्रांति, गांधी सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। ये होगा 65 66 रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉलेट एक्ट यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई, मतलब जलाया गया। इसका तीनों सही है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। 69 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव संबंधित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में? नहीं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। यह बोस नहीं होगा, यह नेहरू होगा। इस प्रस्ताव का आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 26 नवंबर नहीं था, 26 जनवरी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2। 70 भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ये नहीं होगा सही। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। ये भी सही है। अर्थात इसका 2 और 3 सिर्फ सही है। यह भगत सिंह ने कब किया था? 1928 में किया था। यह 1928 में फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना किया था। कब? 1928 में। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 और 3। राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कथनों पर विचार करें। यह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये दोनों सही है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? यह 1940 में। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो जाएगा, वह समाजवादी विचार वाले नेता थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। अर्थात दोनों सही हो जाएगा।
चलते हैं 74 की ओर। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? यह 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था। कब? 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था। 75। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 1791 संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 76 का ये सही है। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, ये सही नहीं है। सिर्फ पुरुषों ही भाग ले सकता था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सिर्फ 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सिर्फ। 77 फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेश की और कुछ करते हुए गाया था, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 78 यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, सही है, अर्थात इसका तीनों सही हो जाएगा। 79 खूनी रविवार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो खूनी रविवार के संबंध में यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा था, ये नहीं सही है। ये 1905 की क्रांति हुई थी। ये 1917 में 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, ये सही है। यह खूनी रविवार के संबंध में क्या देख लेते डिटेल। रूस में मजदूरों ने काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैफॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, इसके सामने ये जार के नहीं, विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस ने मजदूर पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। यह क्या हो जाएगा? यह एक जुलूस किसके जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, ना जार के महल के नहीं, विंटर के महल के सामने। यह विंटर पैलेस के सामने पहुंचा था, अर्थात इसका केवल 2 सही होगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? ये डॉव्स योजना। कौन से? डॉव्स योजना। क्या डॉव्स योजना? जर्मनी में फ्रांस के विरोध में बड़ी संख्या में कागजी मुद्रा छापे जाने लगी। परिणाम स्वरूप जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जर्मनी अति मुद्रास्फीति संकट से जूझने लगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने डॉव्स योजना लाई। 81 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 81 इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, ये सही है। 82 निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? यह अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। 83
हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है केवल। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना, उसे निष्क्रिय करना शामिल है। यह लंबी दूरी का पता लगाना ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। सिर्फ 1 और 3 सही है, अर्थात इसका सिर्फ 2 कथन सही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में विचार करें, कौन सा सही है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा जुर्माने का प्रावधान करती है। ये सही है। और यह धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में माना जाता है जो जमानत के संभालने का अनुमति देता है। ये सही नहीं है, केवल 1 सही है। ये गैर जमानती धारा है, इसमें जमानत नहीं मिल सकता। ये जमानती नहीं है, ये गैर जमानती। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? यह है चावल का। चावल भारत में सबसे बड़ा उत्पाद भी करता है और निर्यात भी करता है। 86 विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा केवल 2 सही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। केवल 2 सही है। 87 भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कितने कथन सही है? ये कितने कथन? कोई सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सही, कोई नहीं। चलते आगे। 88 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भ कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। चलते हैं 89 विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यह चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए उसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। 89 90 निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ईगल नेस्ट कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट अभयारण्य है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। कौन सा जिला? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला में है। 91 लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? ये शेख हसीना। 92 भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ये पेंच टाइगर रिजर्व। इसको डार्क स्काई पार्क का खिताब याद रख लीजिए। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व। इसको पेंच टाइगर रिजर्व। ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। 92 93 दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। सिर्फ 1 और 2 सही है। 94 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार करें।
स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के शहरों कस्बों में स्वच्छता सफाई स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक है। ये सही है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण शहर के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अवशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। ये सही नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया गया जाता है। सिर्फ 1 और 3 सही है। 95 ग्रीन फ्यूल्स अलायंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा। सही है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना और GFI में शामिल सहयोग कुछ प्रमुख क्षेत्र है, अर्थात इसका तीनों सही है। 96 निम्नलिखित पर विचार करना है। किस फसल के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ pH वाले अच्छे जल निकास वाले दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अधिक गर्मी के लिए प्रति संवेदनशील है। सिर्फ हल्की ठंडी को ही सहन कर सकता है और अधिक गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, पर इसके प्रति संवेदनशील है। ये कौन सा फसल हो जाएगा? ये हो जाएगा दाल की फसल है। कौन सी? दाल। मसूर को आमतौर पर ठंडी से समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी आदर्श वृद्धि तापमान सीमा 18 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है। इसे तटस्थ pH के साथ अच्छी तरह से सूखा दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंड का सामना कर सकता है लेकिन अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। चलते आगे। भारत दूसरे सबसे बड़े मसूर उत्पादक के रूप में है। भारत मसूर उत्पादक में दूसरा स्थान है। भारत सेकेंड स्थान रखता है मसूर उत्पादन में। चलते हैं 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। सिर्फ इसका राइट आंसर सिर्फ एक सही है, केवल एक सही है इसका। अंठानवे बंगाल के खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये बंगाल की खाड़ी में किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये ONGC द्वारा। किसके द्वारा? ONGC द्वारा। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? ये नासिक शहर में किया। चलते हैं इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिलन 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच किया गया। 19 से 27 फरवरी किया गया 2024। ये फ्रेंड्स ये भी आप पूछ देता कितने पीरियड के बीच किया गया था? 1927 फरवरी के बीच। चलिए फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। SSC, BPSC, रेलवे और बिहार SSC जो लेने वाले एग्ज़ाम है। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।